नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बेहद सक्सेसफुल विदेश यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले ही मोदी ने ब्रिटेन के साथ एक डील साइन की है। इस डील से भारत के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की नई रैंकिंग की भी चर्चा है और दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल नेता, बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री की बात को टाल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ चलने में ही फायदा है और पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज नरेंद्र मोदी ने 2 लाइन में चीन और पाकिस्तान दोनों को समझा दिया। पाकिस्तान के बारे में मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है और चीन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद है। मतलब यह कि पूरी दुनिया में मोदी का जलवा है और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हार और परेशानी नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी कहां कहां ट्रेंड कर रहे हैं, किस किस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं और पाकिस्तान में धीरे धीरे पिछले 24 घंटे में कैसे मातम सा छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी की कामयाबी के किस्से कहां तक पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नाकामयाबी के किस्से पाकिस्तान में ही किस अंदाज में सुनाए जा रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 2025 में दुनिया का मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर कौन है? इसमें नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है? 2025 में जो ग्लोबल लीडर्स दुनिया की दिशा और दशा बदल रहे हैं, क्या उसमें नरेंद्र मोदी टॉप 5 लीडर्स में शामिल हैं? 195 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स की रैंकिंग में नरेंद्र मोदी की पोजीशन क्या है? कौन मोदी के बराबर है, कौन मोदी से आगे है, कौन मोदी से पीछे है? जुलाई में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने ग्लोबल लेवल पर मोदी का कद बढ़ाया है और इस रिपोर्ट के फैक्ट्स ने मोदी के दुश्मनों का, मोदी के विरोधियों का कद घटाया है। मोदी के खिलाफ दिन रात एजेंडा चलाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है। यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब मोदी विदेशी दौरे पर हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मोदी पर हैं। कौन सी है यह रिपोर्ट? यह 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल लीडर पर आई नई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जिस वक्त लंदन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगा रहे थे, जिस वक्त मोदी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से 1-to-1 मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों खबरें ट्रेंड नहीं कर रही थी। ग्लोबल लेवल पर चर्चा तो दुनिया के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की हो रही थी। चर्चा तो सीईओ वर्ल्ड मैगजीन के लेटेस्ट रिपोर्ट की हो रही थी। तो चलिए पहले आपको इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स दिखाते हैं। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पर आधारित एक रिपोर्ट 4 पैमानों पर जारी की है, जिसमें नंबर 1 है उस देश की सैन्य ताकत, नंबर 2 है उस देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में वहां के लीडर का रोल, नंबर 3 है उस देश के लीडर के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियां और नंबर 4 है उस देश के लीडर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इन चारों ही पैमानों पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल फिट बैठते हैं। मोदी की लीडरशिप में आज हिंदुस्तान की सैन्य ताकत 2025 की ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथे नंबर पर है। मोदी ने भारत की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का इजाफा किया है।
यह ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है मोदी के नेतृत्व में आज भारत, अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी के नेतृत्व में ही ग्लोबल स्टेज पर भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ग्लोबल साउथ में भारत अब साइड लाइन नहीं, सेंट्रल रोल में नजर आता है। और इसकी पुष्टि सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की लेटेस्ट रिपोर्ट में भी हो रही है। इस रिपोर्ट में जिन 195 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर का जिक्र किया गया है, उनमें नंबर 1 की पोजीशन पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका स्कोर 97.28 है। दूसरे नंबर पर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस रिपोर्ट में इनका स्कोर 96.94 है। नंबर 3 पर 96.87 के स्कोर के साथ हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की इस रिपोर्ट में नंबर 4 पर हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी, जिनका स्कोर 96.78 है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 96.68 के स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। मोदी से नीचे हैं यही हाल जापान, इटली, जर्मनी, साउथ कोरिया का भी है। इन देशों के लीडर्स भी मोदी से काफी नीचे हैं। अब एक और बात नोट कीजिए, लंदन में नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर से मिले। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ब्रिटिश पीएम ने ईयू छोड़ने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक डील बताई। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की रिपोर्ट में खुद ब्रिटिश पीएम की रैंकिंग काफी नीचे है। इस रिपोर्ट में कीर स्टामर 95.49 के स्कोर के साथ 10वें नंबर पर हैं, जबकि मोदी 96.78 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ 90.91 के स्कोर के साथ 29वें नंबर पर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर मोदी ना सिर्फ बाकियों से कहीं आगे हैं, बल्कि वो जहां जाते हैं ये मेक श्योर करते हैं कि भारत की बात पूरी दुनिया में गूंजे। और मोदी का बढ़ता कद देखकर इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रही है। फॉर अ मोमेंट नरेंद्र मोदी साहब की जो लॉटरी है वो निकल आई है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर गए, ठीक है ना जी। और वो दूसरे नंबर पे जिसे कहते हैं ना, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। दोबारा वो जीत गए, दोबारा वो इलेक्शन भी जीत गए, लोगों को भी साथ में ला लिया। बहुत कुछ उन्होंने जो है वो किया। सो मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल they are allowed to meet King Charles. ये एक important चीज़ है। This is something normally it doesn't happen. ये चीज़ आपको बताती है कि जो कीर स्टार्मर है वो कह रहा है कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का या मेरी पॉलिटिक्स के अंदर या मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये बहुत बड़ा इवेंट है। और जब मोदी पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान की बात वैश्विक मंच पर रखते हैं तो उसके बाद जुलाई में जो अप्रूवल रेटिंग आती है उसमें ग्लोबल लीडर नंबर 1 की पोजीशन पर भी नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। 75% की अप्रूवल रेटिंग पाते हैं। बाकी सारे लीडर्स या तो 60% के अंदर सिमट जाते हैं या अंडर 50 रह जाते हैं। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने 2025 के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पर निकाली रिपोर्ट में लीडर्स के लिए जो क्राइटेरिया रखा है उसमें सबसे अहम है उस देश के लीडर की डिसीजन मेकिंग क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सेना को ताकत देने के मामले में पॉलिटिकल विल। मोदी में इस पॉलिटिकल विल की कोई कमी नहीं है और इसकी झांकी मई के महीने में पाकिस्तान देख चुका है। और अब नरेंद्र मोदी ने लंदन में खड़े होकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक एक और मैसेज भेज दिया है। मुनीर को एक नए सरप्राइज का हिंट दे दिया है।
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। मोदी का ब्रिटेन दौरा वैसे तो पूरी तरह ट्रेड डील पर केंद्रित था, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने मोदी का पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र करना और आतंकवाद पर बात करना ये एक सोची समझी रणनीति थी और इसमें शहबाज और मुनीर के लिए मैसेजिंग थी। और वो मैसेजिंग ये थी कि भारत फिर हमला करेगा, पीछे नहीं हटेगा। सवाल है कि लंदन जाकर मोदी ने इशारों इशारों में रावलपिंडी तक संदेश क्यों पहुंचाया। इसकी वजह एक बार फिर पाकिस्तान से ही आई है। पाकिस्तान में ऑन कैमरा फिर से जिहादी तकरीर हुई है। मंच सजाकर आतंकवादियों को बुलाकर कत्लेआम की गीदड़ भभकी दी गई है। और पिछली बार की तरह इस बार भी मोर्चा लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने ही संभाला है। मंच पर खड़े होकर नॉन स्टॉप जहर उगला है। मोदी, तुझे 15 साल जंगी जुनून था, तेरा किस काम के साथ पाला पड़ गया है, तेरा किस मुल्क के साथ पाला पड़ गया है और किस अफवाज के साथ तूने मुकाबला करने का ये जो है ना इरादा किया है। 15 साल जंगी जुनून था, 15 साल का जंग करने का तेरे ऊपर नशा तारी था। ऐ मोदी, तेरा किस कौम के साथ पाला पड़ा है? अल्लाह की कसम, ये पाकिस्तानी वो कौम है, 25 करोड़ ये आवाम तेरे हिंदुस्तान को ये बनाएगी, सिर्फ बनाएगी। अल्लाह की कसम, ये गज़वा हिंद की बात हो रही थी, इतना वक्त नहीं, ये 25 करोड़ आवाम तेरे हिंदुस्तान को बनाएगी और इस हिंदुस्तान को बनाएगी। जब तक इस पाकिस्तान का एक बच्चा भी जिंदा है, जब तक हमारे जिस्मों के अंदर खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जिहाद करते रहेंगे। इंडिया तेरा मुकाबला करते रहेंगे। इन काफिरों को जितनी जिंदगी प्यारी है, अल्लाह की कसम, ये 25 करोड़ आवाम को शहादत की मौत प्यारी है। तू हमसे कैसे मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान में इन दिनों हर 2 घंटे पर ऐसी महफिलें सज रही हैं। आतंकी अपना खुद का काफिला लेकर ऐसे मजमू में पहुंचते हैं, उनका ग्रैंड वेलकम होता है, कुर्सी सोफे लगते हैं, आतंकियों को मंच पर बिठाया जाता है और एक एक करके लश्कर के आतंकी को माइक पर बुला बुला के भारत के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है। ऐसी रैलियों में लश्कर के आतंकी गर्दन उड़ाने की बातें करते हैं, मार दो, काट दो, ऐसे ऐसे नारे फुल वॉल्यूम में चलाए जाते हैं। और पाकिस्तान के गली मोहल्लों में खुले ऐसे टेरर कैंप्स की फुल वीडियोग्राफी होती है, सोशल मीडिया पर बाकायदा लाइव टेलीकास्ट होता है। हम गर्दनें मारेंगे, हम खून बहाएंगे, हम जिहाद करेंगे, जिहाद के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान करेंगे, हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह सफा हस्ती से मिटाएंगे। और मिटाओगे, अगर साथ दोगे तो बात आगे बढ़ेगी।
इंशाअल्लाह अब इसके बाद जिहादे हिंद का, ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज हो गया है। ये ग़ज़वा-ए हिंद इंशाअल्लाह ये तब तक चलेगा जब तक इनके खून को अच्छी तरह बहा नहीं लिया जाता। इनके जोड़ जोड़ पर मारो, इनकी गर्दनों पर मारो, जहां से इनको दुख होता है, दर्द होता है, वहां मारो। हम इंशाअल्लाह आपके सामने लोगों को जमा करेंगे, यही लोग खड़े होंगे। ये इंशाअल्लाह ग़ज़वा-ए हिंद लड़ने के लिए तैयार है। और क्या तैयार हो? और ग़ज़वा-ए हिंद के लिए तैयार हो? अगर आज ये हुक्म आ जाए कि सबने निकलना है, बॉर्डर की तरफ जाना है, जाने के लिए तैयार हो? और क्या हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हो? क्या इनके गर्दने मार करने के लिए तैयार हो? क्या इनका खून बहाने के लिए तैयार हो? सारे के सारे तैयार हैं फैसल भाई। आए आप इनको आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह पूरा काफिला तैयार है। अब 24 घंटे पहले की ये तस्वीरें देखिए। काली जैकेट और काली टोपी लगाए बैठा शख्स पाकिस्तान का कोई नेता नहीं है। ये लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी कारी मोहम्मद याकूब शेख है। बस 24 घंटे पहले यह आतंकवादी पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बंद कमरे में मीटिंग करता नजर आया। यह पाकिस्तान जैसे देश में ही मुमकिन हो सकता है कि जहां अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकी खुल्लम खुल्ला रैलियां भी करता है और पाकिस्तानी मीडिया को बुलाकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। बाद में यही आतंकवादी फुल प्रोटेक्शन में रोड शो निकालते हैं, खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की कॉल देते हैं, ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं। आपको इजाजत दी जाती है, आप जिहाद करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, आप मुकाबला करेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको तंग किया है। ये दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, दुनिया के अंदर कामरानी चाहते हो, तो नुस्खा एक है, एक नुस्खा। और वो नुस्खा क्या है कि दुश्मनों को ललकारा जाए, उनको मारा जाए, उनको काटा जाए। और आज देख लीजिए कि हिंदुस्तान किस तरह मुसलमानों को ललकारता है। नहीं जानता कि हमारी तारीख तो जंगों की तारीख है। ये असला हमारा जेवर है। मुसलमान कभी इससे घबराया नहीं करता। और ये गाय का वाले ये क्या मुकाबला करेंगे मुसलमानों का, क्या मुकाबला करेंगे पाकिस्तानियों का। याद रखो हिंदुस्तानियों, तुमसे जुदा हुए थे, तुमसे अलग हुए थे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर आज तो इससे दुश्मनी है। इसी बुनियाद पर ये पाकिस्तानी तो इंतजार कर रहे थे, इंतजार। आज मौका तुमने दिया है, आज शुरुआत तुमने की है, इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी तो आगाज है, आगाज। अभी मुकाबला होगा, मैदान सजेगा। ये मुरीद के पर मस्जिद पर हमला करते हो, मस्जिद की एक ईंट का बदला जिस ईंट को तुमने गिराया है, इंशाअल्लाह ताला सारा हिंदुस्तान खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के ऊपर हमला करते हो, बम बरसाते हो, मिसाइल बरसाते हो। ये हालात उस वक्त है जब कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया है। शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश 23 जुलाई को उस वक्त की जब वो पाकिस्तान में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मिल रहे थे। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का इरादा अच्छी तरह से जानता है। मुनीर और शहबाज भरोसे लायक नहीं है और इसकी वजह आपकी स्क्रीन पर है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सामने टॉक की बात करने वाला पाकिस्तान भारत पर कैसे टेरर अटैक करना चाहता है, इसका एक और सबूत देख लीजिए। वक्त करीब है, तुम्हारे नापाक कदम इंशाअल्लाह पीछे धकेले जाएंगे। श्रीनगर से पीछे धकेले जाएंगे, अनंतनाग से पीछे धकेले जाएंगे, पुलवामा से पीछे धकेले जाएंगे और पहलगाम से इंशाअल्लाह उल अजीज तुम्हारे नापाक कदम पीछे धकेले जाएंगे। जम्मू से तुम्हारे नापाक कदम
पीछे धकेले जाएंगे। सैयद अली गिलानी ख्वाब देखते हुए चले गए। आसिया इंदिरा भी जेल में ख्वाब देख रही है। और मैं कहता हूं, आप देख लीजिए, पूरी की पूरी हुर्रियत की क़यादत हिंदुस्तान ने पकड़कर जेल में बंद की है। इंशाअल्लाह अब जेलों से रिहाइयों का वक्त आएगा। अब तो इंशाअल्लाह बदलों का वक्त आएगा। हम तुमसे बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे। हम तुमसे हिंदुस्तान में दीगर शहीद की जाने वाली मसाजिद का बदला लेंगे। अपनी पार्लियामेंट की इमारत में अखंड भारत के नक्शे लगाते हो। और चेतावनी मोदी, तेरे लिए चेतावनी मोदी, तुझे खुली धमकी। पार्लियामेंट में तू लगाता है हाजी अखंड भारत का नक्शा। सुन पाकिस्तान के बेटे, सुन इस्लाम के बेटे, सुन कलिमा पढ़ने वाले, सुन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, अपने रब की तौहीद पर ईमान रखने वाले, इंशाअल्लाह उल अजीज अखंड भारत नहीं होगा, खंड खंड भारत होगा। इंशाअल्लाह तेरी गर्दन दबोचेंगे मोदी। पाकिस्तान ने कहा था जंग शुरू तुम करोगे, इंशाअल्लाह इख्तिताम हम करेंगे। आगाज जो है वो तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी मर्जी का होगा। अंजाम इंशाअल्लाह हमारी तरफ से, हमारी मर्जी का होगा। इंशाअल्लाह भारत को अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह भारत को अंजाम की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मोदी ने यहां भी पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर डाली। बुधवार को शहबाज भारत से डायलॉग के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सामने बैठकर रो रहा था और गुरुवार को मोदी ने लंदन में ब्रिटिश पीएम के साथ मिलकर पाकिस्तान को 2 लाइन वाला मैसेज भिजवा दिया। और मोदी का वो मैसेज था यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, नो इफ्स नो बट्स। यानी नरेंद्र मोदी लंदन सिर्फ यूके के साथ ट्रेड डील करने नहीं पहुंचे थे। मोदी तो पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के 2 एंड को सील करने पहुंचे थे। और इसी पॉलिटिकल विल की वजह से, ऐसे डिसाइसिव फैसले लेने की वजह से आज नरेंद्र मोदी 2025 के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर में 4थे नंबर पर मौजूद हैं। और हर बीतते दिन के साथ ग्लोबल स्टेज पर मोदी और हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिससे शहबाज तो शहबाज, मुनीर भी घबरा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा काम किया जो शुरुआत में तो छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके तार खुलते गए, तार जुड़ते भी गए, नेटवर्क पकड़ में आता गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड तक जांच पहुंच गई है। यूपी के तो दर्जनों जिलों में इस रैकेट के लिंक मिल रहे हैं और गुर्गे पकड़ में आ रहे हैं। पहले मामला सिर्फ एक जिले का लग रहा था और फिर ये कई जिलों तक फैला हुआ मिला। फिर लगा कि मामला सिर्फ यूपी का मामला है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का मामला है। मामला क्या है? देश में एक ढोंगी ने खुद को बाबा कहकर 1500 हिंदू बेटियों का धर्म बदलाया। दूसरे ने 100 से ज्यादा को मुसलमान बनाया। योगी के पास ऐसे एक एक बाबा की फाइल पहुंच गई है। कईयों के नाम अभी सामने आएंगे और बहुत चौंकाने वाले नाम हैं। बहुत जल्द योगी इसमें कुछ इतना बड़ा करने वाले हैं जिसका अंदाजा कुछ टॉप लोगों को है। और ये सुपर टॉप सीक्रेट क्या है, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हिंदू नहीं आपकी? नहीं, मुस्लिम हो गई थी ना मैं तो। तूने करा ही है यार। किसने लव जिहाद करा है? मेरे साथ हुआ ही लव जिहाद है। गैंग्स ऑफ छांगुर के बदर ने आशा को टारगेट बनाया। योगी बदर को छोड़ेंगे नहीं। उसने बताया कि ये जाकिर खान है, इस नंबर पे जाकिर खान नाम आ रहा है। गैंग्स ऑफ छांगुर के जावेद ने पूजा को घर से भगाया। बाबा जावेद को भी बख्शेंगे नहीं। मैं भी कहा कि तुम भी धर्मांतरण कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम भी धर्मांतरण कर लो। ये जो जमीन है इसके बदले में हमसे पैसे ले लो, कहीं और जमीन ले लो। मुसलमान बन जाओ, जमीन छोड़ दो। योगी इंच इंच जमीन का भी हिसाब लेंगे। क्या नाम है आपका? है ममता। जोर से बोलिए। ममता। और दूसरा नाम क्या है? शिफा। गैंग्स ऑफ अब्दुल ने हरियाणा की ममता को शिफा बनाया। योगी अब्दुल का भी हिसाब लेंगे।
जब मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। गैंग्स ऑफ अब्दुल के जुनैद ने फंसाया, योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। यूपी की धर्मांतरण गैंग्स पर योगी का ऑपरेशन चल रहा है। जब तक इन गैंग्स में छिपे हर बहरूपिये का हिसाब नहीं होगा, बाबा शांत नहीं बैठेंगे। गैंग्स ऑफ छांगुर, गैंग्स ऑफ अब्दुल बुर्के में हो, नकाब में हो या फिर वर्दी की आड़ में, योगी किसी को नहीं छोड़ेंगे, ऑल आउट करके ही रहेंगे। सवाल यह है कि यूपी में छोटे से बाबा ने इतना बड़ा गैंग कैसे बना लिया? लव जिहाद का इतना बड़ा नेक्सस कैसे तैयार हुआ? पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है? पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा था? समझ लीजिए। गैंग्स ऑफ छांगुर में सबसे मेन रोल नीतू उर्फ नसरीन, उसके पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन का था। छांगुर ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए सबसे पहले एक छलिया गैंग बनाया। छांगुर ने गैंग में खूबसूरत दिखने वाले मुसलमान लड़कों को शामिल किया, उन्हें हाथों में कलावा पहनने, छद्म हिंदू नाम रखने की ट्रेनिंग दी। इनका टारगेट हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करना, निकाह करना और लव जिहाद करना रखा। इसके बाद एक एक कर हिंदू लड़कियों को घर से उठाया गया, उनकी पहचान बदली गई, धर्म बदला गया। गैंग्स ऑफ छांगुर ने ये कैसे किया, जान लीजिए। ये मेरठ की रहने वाली आशा नेगी हैं, जिनका पिछले 6 साल से कुछ नहीं पता। कहां गई, जिंदा हैं भी या नहीं, ये तक नहीं पता। आशा नेगी को गैंग्स ऑफ छांगुर के गुर्गे बदर सिद्दीकी ने लव जिहाद का शिकार बनाया। सबसे पहले बदर सिद्दीकी ने आशा नेगी को जाल में फंसाकर उसका धर्म बदलवाया, निकाह किया और आशा को अपने घर और परिवार से दूर कर दिया। तेरी पक्की शादी हो रखी है इससे? हाँ, मेरी वैसी हो रखी है, मतलब निकाह जो होता है रिलीजन चेंज करके निकाह हो रखा है। निकाह रजिस्टर्ड है निजामुद्दीन में। हाँ, बदर सिद्दीकी ने आशा नेगी के क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए का लोन उठा लिया, उसकी कमाई पर ऐश करने लगा। आशा जिस बदर पर भरोसा कर रही थी, दौलत लुटा रही थी, उसी बदर ने प्रिया नाम की दूसरी लड़की से भी निकाह कर लिया और आशा को जहर देकर मारने की साजिश तक रची गई। 3 महीने से घर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी बिजनेस का या कभी किसी का बोल के झूठ बोल देता था। तो मुझे लगा कि शायद होगा बिजी। फिर जब मेरे को पता चली, कुछ डिटेल्स आई, हम जब कहीं गए हुए थे तो घर पे एक लड़की आती है, मेरे पीठ पीछे भी आती थी। जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे पीछे भी आती थी घर पे कोई लड़की। पता चलता है कि उससे शादी कर लिया, ठीक है। उस लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया। हमें तेरे साथ भी रहना है। मैंने कहा तो ये तो पॉसिबल नहीं कि मेरे साथ भी रहोगे और उसके साथ भी रहोगे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं ना। तो कह रहे मैं उस लड़की को यहाँ ले आता हूँ, तुम दोनों साथ रह लो, ये बोलता है। मैंने कहा यार ये तो तुम बिल्कुल घटिया वाली बात बोल रहे हो कि मुझे ना जहर देने तक की बात करी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि मैं उसके लिए जहर लाई हूँ, उसको जहर दे दो, ये रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास, पता है। आशा नेगी बदर के चंगुल से निकलकर भागना चाहती थी, मेरठ या देहरादून शिफ्ट होना चाहती थी। उसने पूरी तैयारी कर ली थी, वो किसी भी तरह छांगुर के जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, जितना मैंने अब तक झेला, मैंने कहा मैं झेल लूंगी। अभी मैं जॉब करती हूँ एक कंपनी में, मैनेजर हूँ वहाँ। मैं भी ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं, वो 25,000 मिल रही है नोएडा में, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसा भी कर लूंगी। मैं ये सोची इसकी पुलिस में कंप्लेन करा के इसे अंदर करवा के, ठीक है, सारा सामान मैं बेच दूंगी। ये बलरामपुर की पूजा के पिता रघुनाथ हैं। गैंग्स ऑफ छांगुर इनके घर में तबीयत ठीक कराने का दावा कर एंटर हुआ, बरकत का दावा किया और फिर एक दिन अचानक इनकी बेटी गायब हो गई। बलरामपुर से रहने वाला, हमारा नाम रघुनाथ है और ये लोग वहीं पर आते जाते थे। लड़के लड़कों को पता नहीं क्या क्या कैसे कहाँ रात बिरात लेकर वहाँ बाबा के पास गए। घर से गायब चल रही पूजा अकेली लड़की नहीं है। गैंग्स ऑफ छांगुर ने कई हिंदू बेटियों को फंसाकर घर से गायब कर दिया है। कई महीनों से, कई सालों से उनका कोई अता पता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि छांगुर ने लव जिहाद के लिए अपनी गैंग में 1000 से ज्यादा मुसलमान लड़के रिक्रूट किए थे। इन्हें 30 साल की कम उम्र की हिंदू लड़की फंसाने का टारगेट सेट किया गया था। हमें पता लगा ये मजार में जाती है, कभी अरथला कभी दादरी।
तो हमने उससे जोर दबाव डाला। मैंने कि हमने पूछताछ करी, रोक रखाम किया। मैंने कि तू मज़ार मजूर क्यों जाती है, कभी लेट हो जाए तो। फिर हम फ़ोन करें तो कहाँ है, मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। मैंने कि तेरा क्या मैटर है, प्रसाद तो हम भी नहीं चढ़ाते हैं। तो घर आके फिर हमने और जोर दबाव डाला। मैंने कि तू क्यों जाती है वहाँ। तो फिर उसने मेरे से बहुत डरे करती थी, लेकिन उस दिन उसका डर भय बिल्कुल ख़त्म था और कहने लगी मैं जहर खा लूँगी। तो गैंग्स ऑफ छांगुर ने धर्मांतरण के लिए यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग अड्डे बनाए हुए थे। इस गैंग का पूरा नेटवर्क यूपी के कई जिलों में एक्टिव था। देश के कई राज्यों में इनका काम जोर शोर से चल रहा था। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक ये गैंग फैला हुआ है। यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में इनका मेन फोकस था। छांगुर बाबा को 3 साल पहले वहाँ पे देखा गया था। आया था वो? बिल्कुल आया था, हमने खुद ने दिखाया वहाँ पे उसको। जब वो आया था तब हमें पता नहीं था कि ये छांगुर है, लेकिन हमने एक बार उसकी टीवी पे देखा कि ये तो छांगुर है। फिर हमने कहा अपने घर में, अरे ये तो छांगुर तो यहाँ पे भी आया था पीर पे, ये जो अवैध पीर बना रखा है। मैं भी कहा कि तुम भी धर्मांतरण कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम भी धर्मांतरण कर लो। ये जो जमीन है इसके बदले में हमसे पैसे ले लो, कहीं और जमीन ले लो। छांगुर को पता था कि किसी न किसी दिन वो पकड़ा जा सकता है, उसके गैंग की पोल खुल सकती है, इसलिए उसने पहले से ही अपने बचने का इंतजाम भी शुरू कर दिया था। बलरामपुर में तैनात कई अफसरों से छांगुर ने साठगांठ कर ली थी। जब कोई भी उसकी शिकायत लेकर जाता तो उस पर एक्शन नहीं होता था। ये कैसे होता था, देख लीजिए। पुलिस वर्दी में खड़े इन अफसर का नाम है अब्दुल रहमान सिद्दीकी। 2019 में ये मेरठ के सिविल लाइंस थाना प्रभारी थे। 2019 में जब आशा नेगी अचानक गायब हुई, तब उनके परिजन शिकायत लेकर अब्दुल रहमान सिद्दीकी के पास गए, लेकिन सिद्दीकी ने आशा के परिवार को थाने से फटकार कर भगा दिया, धमकी भी दी। योगी सरकार ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को जांच में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है और आशा नेगी की तलाश तेज कर दी है। छांगुर की फाइल योगी आदित्यनाथ के टेबल पर सबसे ऊपर रखी हुई है। लव जिहाद के अलावा छांगुर के फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की भी एटीएस जांच कर रही है। छांगुर को धर्मांतरण के खेल के लिए मुस्लिम वर्ल्ड से पैसा मिल रहा था। उससे जुड़े 22 खातों में कुल 60 करोड़ रुपए की रकम का पता लग चुका है। 40 करोड़ की 10 प्रॉपर्टी की जानकारी मिल चुकी है। छांगुर की खासम खास नीतू उर्फ नसरीन के स्विट्जरलैंड अकाउंट की भी जानकारी मिली है। नीतू के पति नवीन की खोली गई शेल कंपनियों की जानकारी भी मिल चुकी है। छांगुर के अलावा अब्दुल रहमान गैंग भी योगी के टारगेट पर आ चुका है। इस गैंग का नेटवर्क भी छांगुर की तरह कई राज्यों में फैला था। अब्दुल रहमान ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा में धर्मांतरण का जाल बिछाया हुआ था। अब्दुल रहमान ने अलग अलग राज्यों में कई लोगों का धर्मांतरण कराया है। यूपी के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, गाजियाबाद में भी ये रैकेट एक्टिव है और पुलिस विक्टिम्स की तलाश कर रही है। ये गैंग भी एक सेट पैटर्न पर काम करता था। इसके सबूत आरोपियों के मोबाइल से पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस को आरोपियों के एक इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी मिली है। इस पर धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाते थे। इन वीडियोस में कन्वर्ट की गई महिलाओं से इस्लाम की तारीफ कराई जाती थी। हिंदू से मुसलमान बनने के बाद जिंदगी में आए बदलाव दिखाए जाते थे। अब्दुल रहमान का गैंग पहले सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को ट्रैक करता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर लड़कियों से दोस्ती की जाती। उसके बाद ऐसे वीडियोस दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता। हिंदू धर्म छोड़ने के बदले अच्छी लाइफ, पैसा और मकान ऑफर किया जाता था। इसके लिए अब्दुल रहमान के गैंग को कनाडा, लंदन और यूएई से फंडिंग होती थी। अब्दुल रहमान गैंग ने भी कई हिंदू लड़कियों को टारगेट किया है। कई लड़कियों को बंधक बनाकर रखा है और इसके सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, जोर से बोलिए। ममता। ममता। और दूसरा नाम क्या है? शिफा। शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा?
तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो बेटा? सांपला। किसके यहाँ रह रही हो ये बताओ? किसका घर है ये? किसका घर है? अब्दुल रहमान का घर है। ममता से शिफा बनी ये लड़की फरवरी में अब्दुल रहमान के घर आई थी, तभी से उसे बंधक बनाकर रखा गया था। लेकिन इससे पहले ममता के साथ क्या हुआ जान लीजिए। ममता की दोस्ती फेसबुक पर जुनैद नाम के लड़के से हुई। जुनैद के जरिए ममता को अब्दुल रहमान के घर लाया गया और ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवा दिया गया। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में पुलिस ने जब अब्दुल रहमान के घर पर रेड डाली तो ममता और शिफा भी हाथ लग गई। अब्दुल के बेटे भी पुलिस को मिल गए और शिफा के बारे में अनजान भी बन गए। कौन है अब्दुल रहमान के बेटे? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। ये कौन है लड़की? ये लड़की आई थी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी? नाम बताइए। तो मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तुम कौन हो अब्दुल रहमान के? मैं लड़का हूँ उनका। और तुम? लड़का हूँ। अच्छा, तो ये लड़की को जानते हो? ये तुम्हारे घर में मिली है? कब से रह रही है यहाँ? ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर। 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही है यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो, कुछ बात है तो उसके थ्रू जानकार में है, वो लेकर कोई लड़का है। अब्दुल हो या छांगुर, दोनों का गैंग कई राज्यों में फैला हुआ है। दोनों गैंग्स का पैटर्न एक ही था, कैसे भी हिंदू लड़की फंसाओ, ब्रेन वॉश करो, पैसे का लालच दो और धर्म बदलवा दो। इसके बदले दोनों गैंग्स को विदेशों से मोटी रकम मिल रही थी। भारत के दुश्मनों से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन अब ये दोनों गैंग योगी के रडार पर आ चुके हैं। छांगुर के हर पाप को एटीएस खंगाल रही है। अब्दुल के हर गुनाह का हिसाब भी पुलिस कर रही है। और योगी अब गैंग के किसी भी गुर्गे को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबका हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा।